बहुत लंबा औपचारिक परिचय न देते हुए सर को मंच पर बुलाना चाहता हूं। हालांकि बहुत लंबा न के बीच में एक छोटा सा परिचय है। सर मूलतः आरा बिहार से हैं और इनकी यात्रा बिहार बंगाल से होते हुए दोबारा वापस अपने शैक्षणिक जीवन में बिहार आती है, पटना शहर में। और पटना शहर के बाद से सर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपना अकादमिक जीवन पूरा करते हैं और 1988 से हिंदू कॉलेज में लगातार हिंदू कॉलेज में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। सर के बारे में कुछ कहना, एक सेट मुहावरे को मैं कहूँगा वो वैसा होगा कि सूरज को दिया दिखाना, ये मुहावरा अमूमन प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस तरह का कोई प्रयास मैं नहीं करूँगा। और सर के साथ मैं अपने सीनियर साहिल कैरो, पूर्व छात्र हिंदी विभाग हिंदू कॉलेज और शोध छात्र हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय को मंच पर बुलाता हूँ। आदरणीय गुरु प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर राय को मैं मंच पर बुलाता हूँ और साथ में साहिल कैरो को सम्मान देकर हमारी कृतज्ञता सर के प्रति अर्पित करें। अनुज, आप मंच पर आए। हमारे साक्षात्कारकर्ता और बातचीत के सहयोगी साहिल कैरो जी के स्वागत के लिए मैं प्रिया को मंच पर बुलाता हूं। प्रिया मंच पर आए और रजता की टीम की तरफ से साहिल भैया की प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करें। अपने पढ़ाई के समय मैंने बहुत पहले कहीं सुना था, मैं ये कहीं को संज्ञा में नहीं कहूँगा, सर्वनाम में ही छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि अगे ने कहा था कि साहित्य हमें कुछ और बेहतर नहीं देता है, कुछ बहुत अलग से नहीं लाकर थमा देता है, वो सिर्फ हमें संस्कारित करता है और संस्कार में करने का और बहुत बेहतर तरीके से रचने का भाव छुपा हुआ है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे और मेरे जैसे तमाम छात्रों को जिस गुरु ने आकार दिया है, रचा है, वो है आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रामेश्वर राय। अब हम सब उनको सुनेंगे और साहिल भैया के जरिए सुनेंगे। मंच साहिल भैया को और सर को समर्पित हूँ। नमस्कार, आवाज़ एकदम ठीक आ रही है? चलिए, मतलब मैं सबसे पहले स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मतलब मैं ऐसी क्लासेस में गया हूँ जहाँ 300-400 विद्यार्थी एक साथ होते हैं, मुझे कभी नर्वसनेस नहीं हुई, लेकिन आज थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। कारण स्वाभाविक है या ऐसा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है? स्वाभाविक ही होगा, है ना? क्योंकि हवाई जहाज को आप साइकिल के पहियों पर उड़ान नहीं भरवा सकते और मेरी स्थिति आज ऐसी ही मुझे लग रही है। लेकिन खैर, ये जिम्मेदारी है तो इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का एक औपचारिक स्वागत मेरी ओर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। चलिए, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तस्वीरों की बात करें या फिर भाषा को बरतने की तमीज़ या दुनिया को देखने की निगाह, अगर हम लोग किसी भी एंगल से देखें तो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर होता है वो हमें यहाँ के जीवन के बचपन की तरह लगता है। और मैं तो हूँ ही, मेरे जैसे हजारों विद्यार्थी रहे होंगे जिनको बचपन से लेकर, मतलब यूनिवर्सिटी के बचपन से लेकर बड़े होते हुए सर ने देखा है। लेकिन हम विद्यार्थियों को कभी ये मौका नहीं मिला कि हम सर के बचपन के बारे में जान सके। तो क्यों ना हम लोग बातचीत यहीं से शुरू करें। तो सबसे पहले मैं जो पूछना चाहूँगा सर से वो यही कि सर का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही?
मैं अपनी आवाज़ के धीमेपन के लिए बहुत कुख्यात हूँ, तो मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है। मेरा बचपन दरअसल उत्तर भारत के जो असंख्य गांव हैं और जो किसानी परिवार हैं उनसे बिल्कुल बंधा हुआ है। कुछ भी विशिष्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहने लायक हो, क्योंकि जिस जिंदगी को मैंने जिया वो जिंदगी करोड़ों बच्चों ने जिया है। कोई बाल पत्रिका हमारी निगाह में नहीं है, यहाँ तक कि चंदा मामा भी नहीं। मैंने वर्णमाला रामचरितमानस से सीखी, क्योंकि पिताजी बहुत नियमित बड़ी रामायण जो होती थी उससे मैंने वर्णमाला सीखी और एक तरह से लिपि और वर्ण और भाषा की दुनिया में प्रवेश किया। बचपन कुछ ऐसा है कि गंगा बिल्कुल पास में है, और आज मैं जब समय के एक बड़े फासले पर हूँ तो मैं साझा करूँ कि मुझे याद क्या आता है उस बचपन में। तारों से भरा हुआ आकाश, पूरे चांद की रात की खामोशी में एक चीखती हुई टिटहरी, या फिर पूर्णमासी का चांद मैं खाट पर बैठकर गंगा की लहरों में भीगते हुए देख सकता था। स्कूल जाते हुए पगडंडियों पर महुए के झरे हुए फूल की सुगंध और प्रचंड आर्थिक अभाव, जहाँ पर जीवन जीने के स्तर पर बहुत संघर्ष हो, इस तरह का बचपन है। स्कूल बहुत साधारण, लेकिन जो शिक्षक मिले आज मैं कह सकता हूँ कि वे बेहद असाधारण लोग थे। अपने शिक्षकों को देखकर ही मैंने तय किया होगा कि मुझे ज़िंदगी में केवल पढ़ाना है। और ये प्राइमरी स्कूल से मसला शुरू हुआ, क्योंकि मेरे जीवन के बिल्कुल आरंभिक 6 या 7 वर्ष तो बंगाल में बीते, क्योंकि माँ का देहांत 6 माह की उम्र में हो चुका था और दीदी कलकत्ता में थी, तो मेरे बचपन का बिल्कुल आरंभिक जो हिस्सा है वो तो बंगाल का है। और फिर इसके बाद एक तरह से यात्रा शुरू हुई। साधारण स्कूल, लेकिन बेहतर शिक्षक मिले। और मेरी रुचियों में जो बचपन की रुचियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण था गंगा के किनारे बैठना और रात हो जाने पर तारों की गिनती में भी ये देखना कि कौन तारा ज़्यादा चमकीला है। इस तरह के कुछ खेल थे मेरे और प्रकृति के बीच में। और मैं कह सकता हूँ कि एक सीमा तक मैं अपवाद था, क्योंकि बचपन की जो मुख्य धारा थी, जैसे बच्चे होते हैं, मैं निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग था। और दीदी खास तौर पर लेकर मुझे बहुत चिंतित थी कि ये ज़रूर साधु वाधु हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि स्वभावतः होता है मैं उससे थोड़ा सा भिन्न था। आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में खास तौर पर होली का मतलब हुड़दंग है। तो मैं एक बहुत छोटी सी कोठरी थी, उस कोठरी से लगा हुआ एक बड़ा हॉल नुमा जगह था जहाँ बैल बांधे जाते थे। तो मैं होली के दिन कोठरी में चला जाता था और भीतर से बंद कर देता था।
भीड़ मुझे हमेशा आतंकित करती है, किसी भी तरह की हो। तो भीड़ से बचता हुआ, अभाव से बिंधा हुआ और सभी प्रकार के नागरिक संसाधनों से वंचित एक बचपन मेरा गुजरा। और जहाँ मैं बार बार लौटता हूँ, दरअसल समय के फासले के बावजूद वो गंगा है और वो रात का आकाश है, तारों से भरा हुआ। और बरसात के दिनों में खेतों में मचान बनाए जाते थे। मचान के ऊपर बैठकर मैं अपनी उन निगाहों में वापस लौटता हूँ तो क्षितिज तक फैली हुई हरियाली, हरियाली का समंदर। ये 43 वर्षों के दिल्ली प्रवास के बावजूद भी वो हरियाली का समंदर, तारों से भरा हुआ आकाश, वो बहती हुई गंगा और गंगा में भीगती हुई चांद की परछाई और रात की दिगंत व्यापी खामोशी में एक टिटेरे की चीख, ये सब मेरे भीतर अभी भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा था, स्कूल में मैं ठीक ही था पढ़ने में और मैं अनुमान करता हूँ कि मैं शुरुआती दौर से शिक्षकों की निगाह में था। बंगाल में सर क्यों नहीं? आपने कहा ना कि 6 वर्ष शुरुआती बंगाल में बीते। हाँ, उसका कारण ये था कि क्योंकि दीदी कलकत्ता में थी और क्योंकि माँ का देहांत हो गया था तो ये सोचा गया होगा कि दीदी के पास मैं रह सकता हूँ, तो शायद ये कारण रहा होगा। तो 6 वर्ष के बाद सर फिर पुनः घर आए और वहाँ 7 वर्ष के बाद मैं आया और फिर मैं 2 क्लास वहाँ पढ़ चुका था। तो मेरा प्रवेश स्कूल में सीधे चौथी क्लास में हुआ। तो प्राइमरी स्कूल के 2 वर्ष और फिर इसके बाद क्योंकि मेरा गांव एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ एक छोटी नदी है। तो पहाड़पुर एक गांव है, उस नदी को पार करके हमें जाना होता था। लगभग दूरी 5 किलोमीटर के आसपास रही होगी। तो ये मुझे बिल्कुल याद है कि बिल्कुल शुरुआती दौर से लेकर आखिरी दौर तक, जब तक मैं विद्यार्थी रहा, अननोटिस्ड नहीं रहा। हर शिक्षक ने, हर संस्थान ने नोटिस लिया कि ये कोई है। अब वो नोटिस क्या था और क्यों था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक सीमा तक काफ़ी अनुशासित था और इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं सुस्त भी था। धीमे सर। तो सर ये कब मतलब तय हुआ कि दिल्ली आकर पढ़ना है? क्योंकि एक ऐसे गांव से जो इतनी दूर हो, प्रकृति के इतने नज़दीक हो, वहाँ से दिल्ली आना कब की बात है और आपने तय किया या किसी और ने तय किया? मैं BN कॉलेज, जो बिहार नेशनल कॉलेज पटना विश्वविद्यालय, मैं उसका इंटर में विद्यार्थी था और विद्यार्थी बहुत होते थे क्लास में, 150 से ऊपर लोग होते थे। हॉल में ही क्लासेस होती थी सारी। कब की बात है? ये 77 की बात है, 1977। 1977 के अक्टूबर में एक शिक्षक आए, सांवला चेहरा और चेचक के दाग थे चेहरे पर गहरे, और बिल्कुल जैसे सामान्यतः कई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, सफ़ेद पहनते हैं, पैंट भी सफ़ेद और कोट भी सफ़ेद। अक्टूबर का महीना था, हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी। उनका नाम था मटुकनाथ चौधरी, जो बाद में चर्चित हुए या कुचर्चित हुए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ट्यूटोरियल क्लासेस होती थी। ट्यूटोरियल में एक असाइनमेंट उन्होंने देखा मेरा और उन्होंने कहा कि मुझे जी कहते थे, अमेश्वर जी। तो उन्होंने कहा कि आप पटना छोड़ दीजिए और आप बिहार लायक नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं। और उन्होंने सीधे नाम लिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, तब मैं हिंदू कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, नाम ही पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू कॉलेज में चले जाइए, वो दिल्ली का सबसे अच्छा कॉलेज है। तो दरअसल यहाँ आने का श्रेय
मटुक सर को है। और पता नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भाव दिया, हालांकि मैंने लिया नहीं, कि आप में अकूत संभावनाएं हैं और तो देश को आपके होने का लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसा वजन दे दिया उन्होंने। हालांकि मैं भूल भाल गया, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा मुझे ध्यान है। तो इस तरह से मैं हिंदू कॉलेज में आया। तो सर जब हिंदू कॉलेज में आ गए तो शुरू में दिल्ली की ज़िंदगी के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत हुई या सहज रहा सब? दिल्ली की ज़िंदगी मेरे सामने इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं हॉस्टल में था। तो 5 वर्षों के जीवन में दिल्ली का अर्थ मेरे लिए हिंदू कॉलेज का कैंपस था। तो दिल्ली को मैं जानता नहीं था, बिल्कुल ही कोई दिल्ली से संपर्क नहीं था। ये ज़रूर था कि जो हमारे सहपाठी थे, लड़कियां थीं, काफ़ी दिनों तक इस भ्रम में रहीं और शायद बाजियाँ भी लगी कि मैं हॉस्टल से जब आता हूँ तो वाक्य याद करके आता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि वाक्य में कहीं भी शिथिलता नहीं थी और बहुत ही साहित्यिक किस्म के वाक्य होते होंगे। भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ थी उस जमाने में, क्योंकि मेरे ऊपर प्रसाद के आकाशदीप और पुरस्कार का इतना ज़्यादा दबाव था और प्रभाव था कि उस भाषा से नीचे उतरना मुझे लगता था कि भाषा की अवमानना है। तो मैं प्रसाद की भाषा ही बोलता था और इसलिए ये भ्रम फैला और ठीक ही फैला कि मेरी भाषा बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ये सीखी हुई भाषा है और मैं हर रात को तय करता हूँ कि इतना बोलना है और यही बोलना है। तो ये था कुल मिला जुला कर शुरुआती। लेकिन सेकेंड ईयर मैं थोड़ा सा खुला और पालीवाल जी की निगाह पड़ी मुझ पर। तो इस तरह से शुरू हुआ हिंदू कॉलेज। फिर मैं ये दुर्भाग्य सौभाग्य है कि जिस उम्र में मुझे प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए था, डिबेटिंग में, कविता में, मैं कॉलेज में ही जज बनने लग गया। तो मैं कभी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाया क्योंकि मैं तो अकाल जज हो गया। तो सर जब इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते होंगे तो साथियों से बहुत अलग लगते होंगे, तो कैसा था कि साथी आपको बौद्धिक आतंकवादी की निगाह से देखते थे और थोड़ी दूरी रहती थी या उतनी सहजता? मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि गॉन केस, मतलब वो समझते ही होंगे गॉन केस है। और मैं आपको बताऊं कि जिसे आप सही अर्थों में मित्रता कहते हैं, मतलब जिसे दुनिया मित्र कहती है, मैं बिल्कुल मित्र विहीन हूँ। वो मुझे अपना मित्र मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं मान पाता। तो लोग आते हैं जिंदगी में, फिर जाते भी हैं। मैं लेकिन मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि एक ऐसा मित्र है जिसके साथ मैं भूल पाऊँ। तो अपनी अघुलनशीलता में मैंने लगभग अब तक की ज़िंदगी गुजारी। ऐसा कहते हुए, और क्योंकि ये बातें हो सकता है कि मास मीडिया, सोशल मीडिया पर जाएं और मेरे मित्रों को इस बात का दुख हो कि देखिए ऐसा कर दिया इसने, उनसे मैं क्षमा मांगते हुए, मैं उनकी उपस्थिति और उनके संबंध को पूरा आदर देते हुए भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मित्रता का कोई नाभिकीय केंद्र मेरे जीवन में नहीं रहा। कुछ तो स्वभाव के कारण, कुछ भाषा के कारण वो फ्रीक्वेंसी मिल नहीं पाई। जैसे कुछ मित्र मिले जो सोमरस का सेवन करते थे, तो मैं बिल्कुल अनफिट था उसमें। कुछ थे जो मांसाहारी थे। मैं ये इस पर कोई मूल्यगत आरोपण नहीं कर रहा हूँ कि शराब पीने वाले और मांसाहारी लोग
बहुत खराब मनुष्य होते हैं, वो हो सकता है कि वैष्णवों से ज़्यादा बेहतर मनुष्य हैं, लेकिन फिर वो बन नहीं पाती थी। उधर मुर्गा चिल्ला रहा है, उधर मैं लौकी की सब्जी खा रहा हूँ, और तो कुछ तो एक समान होनी चाहिए मित्रता के लिए, तो वो मुझे माहौल मिला नहीं, कभी ऐसा हो नहीं पाया। एक आध मित्रों का अभी भी आग्रह है, और वो निर्मल वर्मा का बाहर लिखा हुआ है इंतजार के महत्व पर, कि इंतजार का खत्म होना जिंदगी का खत्म होना है। तो अभी लोग इंतजार में है कि कम से कम ऑमलेट तो खिला देना है। लेकिन सवाल सिद्धांत का है ही नहीं, मेरे होने में ही ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैंने कभी डायरी पर कभी संकल्पबद्ध नहीं किया कि मुझे शराब नहीं पीना है या मुझे मांस नहीं खाना है। ये मुमकिन उसी तरह से नहीं है जैसे नमक अगर तपस्या भी करे तो मीठा नहीं हो सकता, उसकी फितरत में नमकीनपन है, तो तपस्या से आप चीनी नहीं बना सकते उसको। तो मैंने ये कह रखा है कि इस इंतजार के लिए आपको निराश होना पड़ेगा, ये सब हो नहीं पाएगा। तो कई बार बीच में तबीयत खराब होती है तो लोग मानते हैं कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, तो मांसाहार शायद थोड़ा बल दे सके। तो मुझे हमेशा लगता है कि पहलवान दारा सिंह की तुलना में तुलसीदास होकर मरना ज़्यादा ठीक है। कभी सर जिंदगी में डांस किया है आपने आज तक, बचपन से लेकर आज तक? नहीं, कभी नहीं। मैं नृत्य के मामले में गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा जड़ हूं। दिक्कत यह है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, मैं समझता हूं कि ये प्रवृत्ति का मसला हो सकता है कि हो भी, लेकिन ये ज़्यादातर एक सांस्कृतिक अधिभार है, क्योंकि नाचना गाना बजाना यह मान लिया जाता था कि यह नष्ट हो गया, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो समाज है जो खुद नाच देखने जाता था, लेकिन घर का कोई आदमी नाचे या बजाए, इसको स्त्रियां भाग्य फूटना कहती थी, और जो पुरुष थे वो कहते थे कि ये खानदान ही खत्म कर दिया। तो वो जो सुना था इस तरह से बातें, शायद वो भी अवचेतन में आई, और इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाचने की गुंजाइश है, मेरे पैर भी नहीं हिलते। अगर मैं बैठा हुआ हूँ और बहुत नाच चल रहा है जिसमें लोग लगभग मंच तोड़ रहे हैं, उसमें भी मैं मूर्ति की तरह बैठा रहता हूँ। वो हैंगओवर है वो, मुझे लगता है। उत्तर भारत की जड़ता का कारण ये है कि लगभग 3-3.5 हजार वर्षों से जो जीवन की गति और सृजनात्मकता है, उस पर एक तरह का अघोषित प्रतिबंध समाज ने लगाया। मैं उस प्रतिबंध का भुक्तभोगी हूँ। तो जो बच्चे नाचते हैं बजाते हैं, मुझे लगता है कि जीवन के प्रति और जीवन जीने के प्रति उनकी आसक्ति काफ़ी सृजनात्मक है और सराहनीय भी है। तो मैं एक तरह से अभिशप्त लोगों की श्रेणी में हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सर, स्कूल के दिनों में मीरा को तो पढ़ ही लिया होगा, तो जब पहली बार मीरा को पद पढ़ा होगा, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो कैसा महसूस हुआ था? क्योंकि नाचने को लेकर इतना भार, और फिर मीरा साफ तौर पर लिख रही है कि एक स्त्री होकर, एक विवाहित स्त्री होकर किसी और पुरुष से संबंध के उत्सव में वो नृत्य कर रही है, तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि किन किन को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई भाव आया था? एक तो स्कूली जीवन में मीरा नहीं थी हमारे यहाँ, ये एक बात तय है, लेकिन पद्मावत का एक अंश जरूर लगा हुआ था। और विषयांतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा विस्तार है
कि मुझे याद है कि अगस्त का महीना था और एक हमारे शिक्षक थे, वो हमारे स्कूल के इकलौते एमए थे, सुरेश सिंह, भागलपुर के थे, और बोलने में थोड़ा सा वो तुतलाते थे। तो सुरेश सिंह को हमारे यहाँ गड़बड़ी सिंह कहते थे, क्योंकि वो उच्चारण बहुत साफ नहीं होता था, लेकिन पान खाते थे। तो कुछ पान और कुछ तुतलाहट से मिल करके जो एक असर पैदा हो सकता है भाषा में। तो एक दिन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, तो साइंस वालों को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में तो पढ़नी पड़ती थी, लेकिन मुख्य विषय नहीं था वो। स्कूलों में कई बार होता है कि एक शिक्षक नहीं आता है, कंबाइंड भी कर देते हैं, तो आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन हो गया। स्कूल के चारों तरफ आम का बड़ा बगीचा, और बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी, और रत्न सेन चला गया था पद्मावती के पास क्लास में, और धरासार बारिश और आम के घने पेड़ों पर बारिश की गिरती हुई बूंदों का शोर, और नागमती रो रही है। इतना ज़्यादा जादुई असर पैदा हुआ उस वाक़ये से। उसमें पढ़ा रहे थे, आवाज़ धीमी थी लेकिन बिल्कुल आ रही थी आवाज़। तो मुझे लगता है कि पहली बार मैंने स्त्री के आंसुओं में प्रवेश किया उस क्लास के माध्यम से, स्त्री के दुख में। स्त्री का दुख, स्त्री, प्रकृति, बारिश, शिक्षक, भाषा, साहित्य को लेकर एक अलिखित किस्म का समझौता हुआ साहित्य और मुझे लेकर। किस क्लास की बात हो रही है? नाइन्थ। तो मुझे वो क्लास अभी भी बुझती नहीं है, उसका अलाव अभी भी जलता है कि इतनी लहाछेह बारिश, और सुरेश सिंह कुर्सी पर बैठ के पढ़ा रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि रत्न सेन चला गया है, और ये बाद में जब मैंने विदेशियत देखा तो तब मुझे समझ में आने लगा कि तो पहली बार जिन्हें मैं नहीं जानता था, उनके आंसुओं में, उनकी पीड़ा में, उनकी ज़िंदगी में दखल मेरा हुआ। और तब मैंने जाना कि दुख केवल वही नहीं है जहां आप हैं या जिन्हें आप जानते हैं। दुख का एक सार्वभौमिक चरित्र भी है। दुख जीवन की एक नियति भी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो नियति आपसे बंधी हो। तो इस प्रक्रिया में फिर आगे चलकर मुझे जब थोड़ा बड़ा हो गया और मैंने चेखव को पढ़ा, और चेखव की कहानी दुख पढ़ी, जिसमें तांगे वाला घोड़े की गर्दन से लिपट कर पूरी कहानी सुनाता है, तो एक तरह से दुख के वृत्त का विस्तार और उसके अर्थ की अनुभूति मुझे नागमती से हुई। तो हो सकता है कि साहित्य के साथ मेरा जो संबंध बना, उसके बीज कहीं ना कहीं उस बरसाती क्लास में पड़े। इसलिए जब मीरा को पहली बार पढ़ा तो उस तरह के आग्रह नहीं थे जैसे नहीं पुराने जीवन में थे। मीरा को लेकर तब तो मैं कॉलेज में आ गया था, और बाद में चलकर विमर्श हुआ कि एक विवाहित स्त्री क्या कृष्ण से या किसी भी पुरुष से प्रेम कर सकती है, और ख़ासतौर पर ऐसे पुरुष से जिसको उसने देखा नहीं है, जिसकी एक मूर्ति उसके कमरे में है या उसके हाथ में है। क्या यह वास्तविक भी है कि नहीं है, ये संभव है कि नहीं है। और इसका उत्तर मुझे बहुत बाद में मिला कि अज्ञेय की कविता पढ़ते हुए, आस्था न कांपे फिर, आदमी मिट्टी का भी देवता हो जाता है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने को, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो या टुकड़ा, फिर आपके लिए वह टुकड़ा नहीं है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है,
सवाल ये है कि दुनिया को आप कैसे कंसीव करते हैं। तो मीरा ने कंसीव किया होगा, हो सकता है कि उनके सपनों में जो पुरुष की छवि है उसको उन्होंने संक्रमित किया हो उस मूर्ति में, और फिर उसको मान लिया होगा कि ऐसा ही है। तो मीरा के चरित्र को लेकर मेरे मन में कहीं कोई दुविधा नहीं थी। बहुत स्पष्ट था कि अगर एक स्त्री, एक विवाहित स्त्री किसी अन्य से प्रेम करती है तो हो सकता है कि समाज के व्याकरण में वो पाप हो, लेकिन ऐसी स्त्री को और इस तरह के आकर्षण को अनैतिक और पाप कहने वाले समाज को एक बार आत्मपरीक्षण करना चाहिए। दरअसल गड़बड़ी समाज के भीतर है, न कि उस स्त्री के भीतर जो एक पुरुष को इस तरह चाहती है कि वो मेरा हो जाए। मेरे ख्याल से मीरा ने कभी मुझे नैतिक संकट में नहीं डाला, और इस चाहने का असर ये था कि राजस्थान की उस भूमि में जहाँ पर सती को जाना प्रचलन में था, उसमें मीरा ने कहा कि नहीं, मैं तो सुहागन हूँ। इसलिए प्रेम एक प्रकार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिकार भी है, और प्रतिकार का मूल्य चुकाना होता है। मीरा ने मूल्य चुकाया। तो इस अर्थ में मीरा से जो मेरा रिश्ता बना, उस रिश्ते में अवैधता और अनैतिकता जैसी कोई अवधारणा न तब थी न अब है। हो सकता है कि कुछ हमारे साथियों को संदर्भ ना पता हो, थोड़े से संदर्भ बता देता हूँ। नागमती का संबंध पद्मावत से है। आप लोगों ने शायद फिल्म देखी होगी संजय लीला बंसाली की, क्योंकि हम लोग फिल्मों से चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। तो वो उस किताब से, उस महाकाव्य से प्रेरित फिल्म है। तो नागमती राजा रत्न सेन की पत्नी है, और राजा रत्न सेन पद्मावती से प्रेम करने लगते हैं, उनके लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद नागमती का दुख उसमें व्यक्त हुआ है। दूसरी बात जो सर ने की थी विदेशिया की, वो भिखारी ठाकुर का बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी में लिखा हुआ एक नाटक है, जिसमें पहले पुरुष काम करने के लिए माइग्रेशन की समस्या थी, बाहर जाते थे। तो उनके अभाव में घर में रहने वाली उनकी पत्नियों के जो दुख होते थे वो उसमें आए हैं। और मीरा से तो आप लोग परिचित हैं ही कि मीरा ने कृष्ण को अपने पति के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किया था। तो ये तीन संदर्भ, क्योंकि बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जो हिंदी से नहीं हैं, शायद ना जानते हों। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपने कहा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे पढ़ने के लिहाज से, आप विज्ञान से थे। तो उसके बाद विज्ञान से हिंदी में आना, जबकि विज्ञान में हिंदी को बहुत औपचारिक ढंग से पढ़ाया जाता था कि करिकुलम का हिस्सा है, बस इस मजबूरी के चलते पढ़ाया जाता था। तो ये क्या अंकों संबंधी विवशता थी या खुद की चॉइस थी, खुद ही चुना कि हिंदी ही पढ़नी है? इंटर में जो व्यवस्था थी उसमें एक ट्रिक था। 3 विषय थे, 3 विषयों का एक ढांचा बना दिया जाता था कि आप ये 3 विषय चुन सकते हैं। 2 विषय अनिवार्य थे, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी, और 3 विषय अलग अलग नहीं बल्कि वो एक सूत्र बना देते। तो मेरा जो चुनाव था उसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र और उसको प्रिंसिपल हिंदी कहते थे, ये मेरे कोर विषय थे। तो मेरा मन इतिहास पढ़ने का था, लेकिन इतिहास में डिस्टिंक्शन था। और ऐसा मुझे बताया गया कि बीएन कॉलेज में 54 वर्ष का एक रिकॉर्ड था जो टूटा था मेरे द्वारा। और उस ज़माने में बमुश्किल, मैं तो बिल्कुल गांव से गया था, लेकिन शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले भी लोग बहुत थे, और सब पीछे छूट गए और इतने अच्छे नंबर आ गए। विश्वविद्यालय के स्तर पर मेरा शायद तीसरी पोजीशन थी। तो मटुक जी बीच में आ गए।
उनकी वजह से मैं फिर हिंदी में आ गया हूँ। मैं मूलतः इतिहास पढ़ने का मेरा मन था और इतिहास पढ़ने लायक नंबर भी मेरे पास थे। 69%, 69.74 ये परसेंटेज था इंटर का। तो उस समय हिंदू कॉलेज में इतने में एडमिशन हो जाता था, तो मैंने हिंदू चुना था। और मुझे याद है कि हॉस्टल में जब एडमिशन होता था तो एक इंटरव्यू होता था, तो एससी सहगल साहब हिस्ट्री के थे, तो ये फॉर्म मेरा देखा तो हिंदी से है, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें इलाहाबाद PhU नहीं मिला था कि हिंदी पढ़ने, हिंदी यहाँ पढ़ने के थोड़े कोई आता है, तो माइग्रेट कराओ हिस्ट्री में, वो मार्कशीट वगैरह रहती है सारा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं हिंदी पढ़ने जाए। तो इसलिए हिंदी के चुनाव के पीछे बटुक सर का हाथ है। बाद में सर बटुक सर से लगातार संबंध रहा या दिल्ली? संपर्क रहा मेरा। बाद में वो जूली वाली घटना के प्रसंग में थोड़ी बातचीत टूटी। हालांकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसे, फ़ोन करके पूछा कि आप इसे क्या मानते हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि सर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या थी सर ये घटना? हैं? क्या थी ये घटना? घटना ये थी कि एक विद्यार्थी थी, उनके साथ बटुक जी के प्रेम संबंध बने और वो काफ़ी, उनकी पत्नी आ गई और वीडियो बना और काफ़ी मीडिया में हाईलाइट हुआ। लड़कों ने काली पोत दी चेहरे पर और मार पिटाई हुई, काफ़ी कोर्ट में केस गया, तो बहुत लंबा चौड़ा सा मसला हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आपकी टिप्पणी क्या है। तो मैंने कहा कि सर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कहें। तो मैंने कहा कि मतलब मेरा स्टैंड तो बहुत साफ है कि मैं आपके और जूली के संबंध को गलत और सही के कैटेगरी में रखूंगा नहीं, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक फासला है और एक शिक्षक के भीतर केवल पढ़ाने वाला आदमी नहीं है, शिक्षक बुनियादी तौर पर भरोसे का नाम है। इस समय में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये मूलतः तिकड़मों पर खड़ा हुआ समय है। कोई तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां विद्यार्थी भरोसा कर सके कि एक ऐसा आदमी है जिस पर बिना किसी तर्क वितर्क के भरोसा किया जा सकता है। तो एक शिक्षक के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं और इसलिए विद्यार्थी यानी एक लड़की और शिक्षक के बीच में मेरे ख्याल से प्रेम संबंध का होना नैतिक अनैतिक है मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल अवांछनीय है और मैं ये स्वीकृति नहीं दे सकता। मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं इसे पाप पुण्य अनैतिकता अनैतिकता वैध अवैध के कैटेगरी में नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक फासला है। पवित्रता चूँकि एक लोडेड वर्ड है जिसमें ब्राह्मणवाद की दुर्गंध या सुगंध आती है, लेकिन मैं इस खतरा उठाकर भी कह रहा हूँ कि शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध लौकिक संदर्भ में पवित्रतम संबंध है। इसलिए प्रेम संबंध जैसी कोई चीज़ बन सकती है, बन तो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगभग असंभव है। लगभग नहीं, मेरे लिए तो असंभव है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता इसको। तो मैंने कहा कि हम लोग जुबानों पर सर खड़े हैं और इसलिए इस संबंध में आगे कोई बातचीत नहीं होगी, फिर बातचीत नहीं होगी। सर आपने प्रेम संबंध की बात की, मतलब जहाँ तक हमारी जानकारी है आपने भी प्रेम विवाह किया था, तो उसकी सर क्या मतलब क्या कहानी रही या कैसे? प्रेम संबंधों की कहानियां सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। लेकिन
प्रेम संबंध को दुनिया जानती है, उसी के पाठ्यक्रम, उसी के सिलेबस, उसी की पद्धति में ही ये प्रेम था। और कोई बहुत स्मरणीय, दिव्य, अलौकिक मसला नहीं था। साथ चलते हुए, जीते हुए, पढ़ते हुए अंततः ये तय हुआ कि हम एक गृहस्थी बसा सकते हैं। इसलिए इस प्रेम संबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका एक भी अंश कोई सिनेमाई डायरेक्टर इस्तेमाल कर पाए। जैसे बचपन बहुत साधारण था, वैसे प्रेम बहुत स्वाभाविक था, और इस प्रेम में भी कोई बहुत उत्पात या बहुत उछाल, क्योंकि वसुंधरा जी मुझसे ज़्यादा शायद मैच्योर थी, कम बोलने वाली थी। दो बहुत गंभीर लोग जिस घटना विहीन प्रेम को जी सकते हैं, वैसा ही जीवन जिया गया। सर मैम हिंदू कॉलेज से ही थी या किसी और? नहीं, वो थी मिरांडा हाउस से थी, और रिसर्च फ्लोर पर क्योंकि हम लोग मुलाकात सर रिसर्च फ्लोर पर आर्ट CRL जो सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब किताबों के साथ, कुछ बहसों के साथ, क्योंकि अकेले की मुलाकात नहीं होती कभी भी, दो चार लोग होते हैं, और उसमें जैसे आप कोई बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, हो सकता है आपको पता नहीं कि कौन प्रभावित हो जाए या कौन क्रोधित हो जाए। तो जिस भाषा ने पहले साथियों पर आतंक जमाया, उसी भाषा ने प्रेम करवाया। वो सामान्यतः होता है कि हर अभिशाप के भीतर एक वरदान छिपा होता है। तो सर आपने विवाह मतलब कब किया? जब नौकरी 35 वर्ष की उम्र में, हाँ, परमानेंट होने के बाद, क्योंकि वसु मुझसे 2 साल पहले 3 साल पहले परमानेंट हो गए इस दिन कॉलेज। तो सर आपने पढ़ाना शायद KMC से शुरू किया? KMC से 1988 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, और फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तब 28 वर्ष उम्र थे। तो मुझे याद है कि सेकेंड ईयर की क्लास मेरी थी, और इस समय ज्ञानतोष जो प्रिंसिपल हैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के, वो फ्रंट पर थे, और छायावाद से मुझे शुरू करना था। तो उस दिन तो नहीं, लेकिन अगले दिन जब छायावाद खत्म हुआ तो मैंने कहा कि इस तरह छायावाद समय की धरती पर पिरामिड की तरह खड़ा रह गया, और वक्त की नदी उसे छोड़कर बह गई। तो छायावाद को मैंने पिरामिड कहा, और मैंने कहा कि ये हिंदी कविता के इतिहास में एक आश्चर्य है। मुझे याद है कि तब भी मैं कह रहा था कि अगर 1918 से 1936 के बीच के समय को देखें तो कौन सी भाषा चल रही थी? प्रेमचंद लिख रहे थे, गांधी सत्याग्रह में आ चुके थे, गांधी लीड ले चुके थे। गांधी की भाषा, प्रेमचंद की भाषा, और छायावाद की भाषा में आप देखेंगे ये छायावाद की भाषा कहाँ से आई है, ये कौन इस भाषा को बोल रहा था, ऐसी भाषा क्यों आई? क्या इस भाषा पर हिंदू पुनरुत्थानवाद का दबाव था? एक ऐसी भाषा थी जिसे उसके रचनाकारों ने अपने लिए विकसित किया। तो ये सब सवाल आ गए थे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मतलब वहाँ से शुरू हुआ मसला। कितना समय सर KMC में पढ़ाया? 6 महीना। उसके बाद फिर मैं हिंदू आ गया। फिर हिंदू परमानेंट हुए या? परमानेंट में 95 में हुआ। इस बीच में 2 छोटे छोटे मकाम मिले। हंसराज कॉलेज में मैंने पढ़ाया 4 महीने, और फिर ARST में मैं गया। लेकिन ये कह देना बहुत ज़रूरी था कि मैं मान चुका था और मैं सोच लिया था कि अगर मुझे पढ़ाना है तो हिंदू में, नहीं तो मैं ट्रक चलाऊँगा। तो कहीं बीच में कुछ मसला नहीं था। मेरी सुपरवाइज़र प्रोफेसर निर्मला जैन थी, तो उन्होंने बुलाकर कहा कि तुम्हारी तो स्कॉलरशिप भी नहीं है,
स्कॉलरशिप मुझे JRF मिल गई थी, फर्स्ट बैच था 85 वाला। तो JRF मिल गया था, 88 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। JRF मैंने लिया बहुत नहीं, फिर मैं लगातार अध्यापन में रहा। तो उन्होंने कहा कि जीविका के लिए कहीं तो तुम्हें पढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैडम छोड़ दीजिए, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कह देती हूँ। तो ARST में मैंने पढ़ाया 6 महीने, 6-7 महीने। फिर जून में इंटरव्यू हुआ था हिंदू में, और इस बीच में मैं हिंदू में पढ़ा चुका था, क्योंकि एडहॉक पर आया था। फिर ली वैकेंसी थी, सुरेश सुचपर्ण हमारे शिक्षक थे, वो मॉरिशस गए हुए थे। तो उस समय एडहॉक नहीं, ली वैकेंसी होती थी। तो ली वैकेंसी में मैंने लगभग 4.25 साल पढ़ाया लगातार। फिर 95 में मैं आ गया था। तो हिंदू कॉलेज ही एकमात्र मेरे पास विकल्प था। अगर अध्यापन में है तो मैं केवल हिंदू कॉलेज पढ़ाऊँगा। और मैं अभी कई बार सोचता हूँ कि मेरे पिता न तो कोई मंत्री थे, न मंत्रियों के साथ उनके संबंध थे, न अधिकारियों से मेरी जान पहचान थी। वो कौन सी जिद और ताकत थी जिसमें देहात के एक लड़के ने ये तय किया कि मुझे पढ़ाना है तो हिंदू कॉलेज में पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है। तो अब जब ये बात होती है तो आप लोगों की पीढ़ी इसे हैरानी से सुनेगी कि ये कैसे हो सकता है कि आप कौन होते हैं तय करने वाले, कहीं भी नौकरी मिल जाए। तो ऐसा हुआ नहीं, और ये बहुत चमत्कारिक किस्म की किंवदंती किस्म की चीज़ें हो जाएंगी अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू कॉलेज में आना भी एक अजीब इत्तेफाक था। कि मैं जुबली हॉल में रहता था, जुबली हॉल से लगा हुआ रिज का इलाका है। मैं बहुत शुरू से ही सुबह उठने वालों में से और थोड़ा टहलने वहलने में। तो PC वर्मा साहब प्रिंसिपल थे, उनसे मुलाकात हो गई। क्योंकि मैं हॉस्टल में था, मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय था, तो जानते थे मुझे। फिर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि सर PhD कर रहा हूँ। विषय क्या है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताओ। तो विषय मेरा था प्रगतिवादी एवं आधुनिकतावादी काव्य चेतना का तुलनात्मक अध्ययन मुक्तिबोध और अज्ञेय के संदर्भ में। अच्छा, वो अंग्रेजी के आदमी थे और मॉडर्निज्म पढ़ाते थे, तो मॉडर्निज्म पर पूछना शुरू किया उन्होंने। और बात करते हुए हम प्रिंसिपल के बंगले तक आ गए, हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज, रेड लाइट के पास। हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पढ़ाओगे? मैंने कहा सर आप कहें तो। उन्होंने कहा कल आके ज्वाइन कर लेना। ओझा जी हमारे मानधाता ओझा थे हिंदी विभाग में, सीनियर थे, इसलिए वो एक्टिंग प्रिंसिपल वही होते थे। मैंने सीधे आकर ज्वाइन किया। जब मैं ओझा जी के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि मेरी ही क्लास में पढ़ा दो पहले, फिर लिखा पढ़ी बाद में हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जिस एडहॉक के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आते हैं, मैं एक ऐसे समय में था, या इत्तेफाक था मैं नहीं जानता, कि एक 25 मिनट की बातचीत के बाद प्रिंसिपल ने तय किया कि इसको पढ़वाना है। और लगभग यही स्थिति हंसराज कॉलेज वाली थी। मतलब ये भी आप थोड़ी देर के लिए अपने हैरानियों को जगाइए कि पालीवाल जी रहते थे कैंपस में, और एक दिन मैं रिसर्च फ्लोर से पालीवाल सर के घर आया। व्यवस्था ये थी कि उनकी पत्नी किसी ऑफिस में थी उस समय, रीता जी, तो दाल और सब्जी बना देती थी, लेकिन रोटी पालीवाल जी सेकते थे। तो उन्होंने 4 रोटियां सेकी, 2 मैंने खाया, 2 उन्होंने खाया। दो रोटी में उस समय हो जाता था? नहीं, बात मैं खा ही नहीं सकता था कि तीसरी भी खानी है। अच्छा, मिली 2 ही? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम तनेजा जी तुम ढूंढ रहे थे, तुम चले जाओ। तनेजा जी नाटक हम लोगों को पढ़ाते थे MA में, थे हंसराज के, लेकिन उस समय सहकारी अध्यापन होता था तो कॉलेज से भी लोग जाते थे। तो मैं गया था, उस समय कोई सेल फोन और कोई कुछ नहीं था। तो मैं गया तो क्या, किस सन की बात हो रही है? ये घटना है 94 की। मैं गया तो उन्होंने कहा कि
कबीर की क्लास थी। उन्होंने कहा कि कबीर वाली क्लास में चले जाओ, फिर क्लास लेके आओ तो बात करते हैं। तो मैं सीधा क्लास में गया, लौट कर आया, वो प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। उन्होंने कहा कि रामेश्वर हैं, ये ज्वाइन करेंगे। और मैंने लिखित ज्वाइन किया, मार्कशीट वगैरह अगले दिन दिया मैंने। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ताम झाम कुछ नहीं था उसमें। ऐसा हो सकता है जिस तरह से सतयुग की बहुत सारी कहानियों को हम अविश्वसनीय मानते हैं, आप इसे सतयुग की श्रेणी में रख सकते हैं। सर, कभी मन हुआ कि विद्यार्थियों को ऐसे ही ज्वाइन करवा लूं? आपको भी तो ऐसा लगता होगा ना? मेरे हाथ से 2 अपॉइंटमेंट हुए। तो ऐसा होता है ना, टीचर इंचार्ज होता है, तो दोनों अपॉइंटमेंट पूर्वानुमान से परे थे। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये दोनों हिंदू के नहीं थे। ना मैं पैरवी से पहुंचा था, इसलिए पैरवी मैं सुनता भी नहीं हूँ। पैरवी अगर आ गई है तो ये गड़बड़ी है, फिर तो उसमें डेंट लग जाएगा। फिर मैं बहुत अच्छी राय नहीं रखता। लेकिन हाँ, मेरे मन में लगातार ये है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने विद्यार्थियों को प्राथमिकता दूंगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन मेरा बस चलेगा नहीं, मैं जानता हूँ। जी सर। तो जिस ज़माने में आप परमानेंट हुए, उस ज़माने में भी तमाम चीज़ें मौजूद थी, तो उस समय में आप परमानेंट कैसे हुए हिंदी पुलिस में? ऐसा है कि ये एक कुरुक्षेत्र था। ये बहुत आसान नहीं था, और मैं कहानी की परतों को पूरी तरह खोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरी सुपरवाइज़र, मेरी गाइड निर्मला जान, वो एक्सपर्ट थी। सर, कितनी बार डांट पड़ी है उनसे आपको? क्योंकि मैम बहुत प्रख्यात थी डांटने के लिए, तो कितनी बार आपको डांट पड़ी होगी उनसे? सीधे डांटना मुझे नहीं, बल्कि मेरे पीछे मुझे डांटती थी। और डांटने की ये वजह थी, उनका ऐसा सामान्यतः कहना है कि इस कमबख्त ने कुछ लिखा नहीं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के दिन जरूर उन्होंने कहा कि इंटरव्यू से एक दिन पहले, तब वो मॉल रोड पर रहती थी, जो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है उसके पीछे। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि इंटरव्यू में तुम्हें एग्रेसिव नहीं होना है। अगर तुम एग्रेसिव हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बात कही गई है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और मैं एग्रेसिव हुआ, क्योंकि इंटरव्यू ने जो टर्न लिया, तो मैंने टीचिंग इंचार्ज से कहा कि अगर उत्तर आधुनिकता पर आपको बहस करनी है तो यहीं या इस इंटरव्यू बोर्ड से बाहर 1 सप्ताह, 2 महीने, 2 साल आप चुन लें कि कितना समय बात करना है। बात करने के लिए तैयार है। मैडम ने चश्मा निकाल कर मुझे देखा, तो ये थोड़ा सा मसला। मैम थी उस इंटरव्यू में? हाँ, एक्सपर्ट वहीं थे। तो घुरा भी होगा वो, वही चश्मा निकाला तो मैं समझ गया कि वो था। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब पुराने लोगों का एक देखिए मसला है। जब इंटरव्यू बोर्ड में मैडम के पूछने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछने की नौटंकी नहीं कर सकती, मैं इसको एमए से जानती हूँ, जो पूछना है आप लोग पूछिए। ये फर्मनेस एक, तो सौभाग्य से मतलब एक ऐसा फॉर्म, ऐसा दृढ़ गाइड मुझे मिली, और उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि उनकी अपेक्षा ये थी कि मुझे लिखना चाहिए। अपनी आत्मकथा में भी संभवतः उन्होंने जिक्र किया है कि एक बड़ी उपलब्धि है मेरी।
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि मैं मैडम की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और अब तो उन्होंने कहना ही छोड़ दिया है। मैं साथियों को बता दूं कि प्रोफेसर निर्मला जैन हिंदी विभाग के उन बहुत चुनिंदा प्रोफेसर्स में से रही हैं जिन्होंने बहुत शानदार लिखा, जो अपने पढ़ाने के लिए भी बहुत चर्चित थी और विदुषी मतलब गजब का लेखन अलग अलग स्कोप्स, अलग अलग एरियाज में काव्यशास्त्र पर, आलोचना पर हिंदी के लोग परिचित हैं ही, अंग्रेजी के लोग भी जानते होंगे। और वो बहुत स्ट्रिक्ट गाइड थी, सर ने उनके साथ पीएचडी की है, बच्चे उनसे डरते थे, तो बहुत अनुशासन प्रिय और स्ट्रिक्ट गाइड। तो सर आपके परमानेंट होने में मैम की भूमिका रही? केंद्रीय भूमिका, थोड़ी बहुत नहीं, अगर वो नहीं होती तो नहीं होता, ये तय है। तो कभी ये मन में टीस आती होगी कि जैसे आपकी योग्यता को देखकर उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया, तो आपको लगता होगा कि शायद मुझे भी मेरे विद्यार्थियों के लिए लेना चाहिए, या कभी ऐसा लगता है? अगर मुझे लगता है कि इंटरव्यू देने वाला काबिल है और मेरे हस्ताक्षर से कुछ हो सकता है, तो ये सवाल ही नहीं है कि नाकाबिल की नियुक्ति हो जाए। एक नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक अध्यापक का जिनका ताल्लुक JNU से था और विश्वविद्यालय में लगभग ये बात फैल चुकी थी कि किसकी नियुक्ति होने जा रही है। ये बात सब पंडितों ने घोषित कर दिया था, अनुमान भी नहीं था। विनय श्रीवास्तव प्रिंसिपल थे, 6 बज गए तो AO को बुलाया गया और कहा कि टाइप कीजिए, लेटर टाइप हो गया। PM ने आकर कहा कि सर एक कैंडिडेट और अभी आए हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है भेज दो, अब तो ख़त्म हो गया, हमने लेटर टाइप करा दिया। मैंने कहा बुला लेते हैं सर। विनय श्रीवास्तव चूँकि हिंदू कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे और मैं उस समय विद्यार्थी था तो मुझे जानते थे। मैंने कहा सर बुला लेते हैं, कोई घर से नहीं, 5 मिनट बात करें। और वो टाइप पेपर फाड़ा गया और मैंने कहा कि ये लड़का सबसे अच्छा है, और वो इंटरव्यू दे करके वो चले गए। फिर फ़ोन किया गया कि आप लौट कर आइए, वो मेट्रो चले गए और लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि ये कनेक्शन कहाँ का है। वो वीर बहादुर तलवार के अंडर में PhD थे, मैं बिल्कुल ही नहीं जानता था, बिल्कुल शून्य था। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि मेरे सरोकारों के केंद्र में हिंदू कॉलेज है और मेरे जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं वो कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी निश्चित रूप से कि वो इंटरव्यू में नहीं आए या उनकी PhD नहीं थी या जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन मैं पब्लिक मंच पर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव का प्रश्न हो और 19 और 20 का फर्क हो, 19 अगर हिंदू का विद्यार्थी है और 20 कहीं और का है, मैं 19 के पक्ष में खड़ा हूँ। मतलब हर किसी की कुछ कमियां इस तरह की सर होती ही है। जैसे अगर तार्किक ढंग से या बिल्कुल तटस्थ ढंग से देखें तो हमें 20 के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि महज एक संयोग है कि कोई हिंदू कॉलेज में आ गया, लेकिन आप 19 के लिए खड़े होंगे निश्चित रूप से। लेकिन एक समय था जब आप JNU में इंटरव्यू देने के लिए गए और प्रोफेसर नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह उस पैनल में थे, तो क्या वो घटना थी कि जब वो आप JNU में गए लेकिन आपका MA JNU से नहीं था, फिर भी वो आपके बहुत पक्ष में थे और चाहते थे कि आप वहाँ से PhD करें? ये तो मसला ये था कि मेरे ख्याल से जून का फर्स्ट वीक था जब इंटरव्यू चल रहा था MPhil का। तीनों शिखर थे, नामवर जी, केदार जी, मनोहर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और छायावाद, ये प्रस्तावित विषय था मेरा।
इंटरव्यू ऐसा लिया जा सकता है, ये मेरी कल्पना से बाहर है। इतना व्यवस्थित इंटरव्यू, जैसे आप एक अनाड़ी को सितार भी दे दें तो ऐसा बजाएगा जैसे कोई टीन पीट रहा है। एक कलाकार को टीन का डब्बा दे दें, उसमें सितार निकाल सकता है। महावर जी ने मेरी जो भीतरी समझ थी, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता था, उसको उन्होंने बाहर निकाला। और जब लिस्ट निकली तो मेरिट में सेकंड नंबर मेरा था और मैं मन बना चुका था कि JNU में जाना है। लेकिन अगले दिन मैं आया फैकल्टी में तो त्रिपाठी जी मिल गए मुझे, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि अरे सुना है कि तुम JNU गए थे इंटरव्यू देने के लिए? तो मैंने कहा जी सर। तब तक मैडम आई, निर्मला जैन और रामदर्श मिश्र, ये 3 लोग निकले। तो उन्होंने कहा कि फसल बोए हम और काटे कोई और मैडम ने पूछा कि तुम्हें नौकरी दिल्ली में करनी है नहीं करनी है? फिर उन्होंने थोड़ा हल्के में कहा कि केदार जी और नामोद जी की बेटियां दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं और तुम JNU जा रहे हो। फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया, घर वापसी हो गई। मैं गया ही कहाँ था कि वापसी हो, मतलब बस इंटरव्यू मैंने दिया था। लेकिन हाँ, JNU में पढ़ने का मन तो मेरा था। तो सर, अभी कुछ समय पहले आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गए थे अम्बेडकर पर बोलने के लिए, कुछ दिन पहले ही, और वहाँ भी एक घटना हुई। मुझे नहीं पता कि आप सुनाना चाहेंगे नहीं सुनाना चाहेंगे, लेकिन ये अक्सर हम सुनते रहे कि आपको ये प्रशासनिक पद के लिए कहा गया है या इसके लिए कहा गया है, और आपने हमेशा प्रशासन से एक दूरी बना कर रखी है, चाहे वो कोई भी पद हो, कोई भी भूमिका हो। तो इसका क्या कारण रहा? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें पद मिले, वो डीन बने या वो प्रिंसिपल बने या वो कुछ भी बने, किसी भी तरह का पद। ये जो सवाल है और इस सवाल का जो उत्तर है, उस उत्तर के आदर्शवादी लगने की पूरी आशंका और खतरा है। लेकिन ये किसी आदर्शवाद के तहत नहीं। मैं पढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी सीमा है दरअसल। और दूसरी मेरी थोड़ी बहुत समझ ये है कि कोई भी शिक्षक अगर किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा का शिकार होता है तो सबसे पहले शिक्षकत्व उसका अपदस्थ होता है। मैं अपने शिक्षक को खोकर के किसी भी पद को प्राप्त नहीं करना चाहता। वो मेरा दरअसल क्षेत्र ही नहीं है। अभी कई लोग, कई राजनेता ऑफर करते हैं कि आप इस समय जो सरकार है उसके किसी सलाहकार समिति में आ जाए। मैंने कहा कि मेरा वो क्षेत्र ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है। मुझे सरकारों से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शिक्षक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति करते हैं, जो जंतर मंतर पर जाते हैं या दंगा रोकने के लिए, कराने के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह, मेरी समझ की अपनी सीमा है कि हमारा जो बॉर्डर है वो क्लासरूम है। या तो आप जंतर मंतर हो लीजिए या पढ़ा लीजिए, और क्लासरूम भी तो समाज ही है। ये तीसरी दुनिया का एक गरीब मुल्क आपको अगर 2.5 लाख रुपया वेतन दे रहा है तो जंतर मंतर के लिए नहीं दे रहा है। आपकी दरअसल क्लासरूम में, तो आप अपना काम क्लासरूम में कीजिए। क्लासरूम में भी 18 से 21 वर्ष का विद्यार्थी बैठा हुआ है। उसे कौन गढ़ेगा, उससे कौन बात करेगा, उसे कौन संस्कार देगा? तो मेरे सामने जो सक्रियता है, राजनीतिक सक्रियता है, यह एक किस्म की अलिखित धोखाधड़ी है। ये दरअसल पलायन है
या अपनी महत्वाकांक्षाओं की वासना में लिप्त होना है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास शिक्षक होने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए किसी पद को प्राप्त नहीं करना किसी लिखित और सैद्धांतिक प्रतिज्ञा में नहीं है। मैं वो काम नहीं कर सकता, और जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ और किस काम को करने में, पढ़ाने में मुझे आत्मतुष्टि मिलती है, उसको छोड़कर, वही सूरदास वाला मसला है कि कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी क्यों धोने जाऊं। तो अध्यापन मेरे लिए कामधेनु ही है एक तरह से मान के। जी सर। सर, वसु मैम के साथ आप लंबे, मतलब एक जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा रहा। दिल्ली में ही आप लोग साथ रहे। 5 मई को बहुत निजी प्रश्न है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। 5 मई को उन्हें गए हुए 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। कोरोना काल में मैम गई थी, तो उस समय, क्योंकि एक तो उस समय में लोगों की उपस्थिति वैसे ही इतनी कम थी, ऊपर से आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, भीड़ भाड़ से एकदम दूर आपको रहना पसंद है, उस समय में कैसे ये मैनेज हुआ, कैसे, मतलब क्योंकि आपने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं किया उनके जाने पर, जबकि लोग करते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया किस तरह की थी, क्या मतलब कैसे आपने उनकी अंत्येष्टि की? इस मसले को भाषा में कहना जरा मुश्किल काम है। कबीर को मैंने लंबे समय तक पढ़ाया और कबीर में मृत्यु बहुत ज़्यादा है, तो मृत्यु मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी। मृत्यु को पढ़ाना और मृत्यु को देखना, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पत्नी का देहांत एक ऐसी पृष्ठभूमि में, जब वो हॉस्पिटल में है और हम जा नहीं सकते, कोरोना वार्ड है तो उसमें संभव ही नहीं था। और काफ़ी तकलीफदेह कुछ चीज़ें हैं जिसमें व्हाट्सएप पर कई बार ये मैसेज आता था कि जैसे हाथ नहीं उठ रहा है। तो धीरे धीरे जो असर था, अनुपस्थिति को भाषा में मैं किस तरह कहूँ, क्योंकि दरअसल पूरा जीवन का जो ढांचा था उसके सूत्रधार वसु थी। मुझे घर और व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि बिल कहाँ जाता है और प्लम्बर को कैसे बुलाया जाता है या फलना से कैसे सामान मंगवाया जाता था। मैं बिल्कुल ही एक तरह से, जैसे अनपढ़ आप कहते हैं, गृहस्थी चलाने के संदर्भ में। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि वसु नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये बात पूछ लूँ, होश में, जबकि मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन कई बार भीतर से लगता है कि पूछ लेते हैं। हालांकि वो भीतर इतना ज़्यादा भीतर होता है कि उसको लोकेट करना जरा आसान काम नहीं है। तो एक अनुपस्थिति है और उस अनुभव को कहने में दुख शब्द बहुत अपर्याप्त है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी गहरे फिल्मी प्रेम संबंधों के कारण है, या पति पत्नी का 25 वर्ष के बाद वो केक काटते हैं, बैलून काटते हैं। हम तो बिल्कुल इस पक्ष में कभी रहे ही नहीं। लेकिन जो साहचर्य की निरंतरता है और
निर्भरता है मेरी, उसने बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक को कम से कम अगर संभव हो तो सार्वजनिक उपस्थिति में अपने दुख को या अपने खालीपन को स्थगित रखना चाहिए, और इसलिए मैंने उसको स्थगित कर दिया। यहाँ भी मैं आया हूँ तो मैं स्थगित करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस अनुभूति में जाकर बोलने लगूँ तो फिर भाषा मेरे पास होगी नहीं। तो एक अब मैं उसे खालीपन कहूँ, अनुपस्थिति कहूँ, वीरानी कहूँ, लेकिन जिंदगी पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं रह गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, और क्योंकि घर में अब बेटी रह गई है तो अब मुझे लगता है कि अच्छा घर के इतने काम होते हैं तो उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी घर की हैं वो मैं छोड़े हुए हूँ, मुझे मेरा मन नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अध्यापन एक ऐसा कर्म है, अध्यापन मेरे लिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं अपने दुख से छिप सकता हूँ। तो अध्यापन मेरे लिए ओट भी है, उस ओट के पीछे खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ। जो सर वसु मैम की अस्थि विसर्जन वाला पूरा मामला मेरे प्रकरण था, उससे आप साझा करना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि इस प्रसंग को केवल मैं इस ख्याल से रख रहा हूँ कि हिंदू समाज में अंतिम संस्कार की एक निश्चित प्रक्रिया है, और मैं उस तरह कर्मकांडी अपने को नहीं पाया मैंने कभी भी। और वो कोरोना का दौर भी था, और एक ऐसा दौर जिसमें जब हॉस्पिटल से वैन आ रही थी तो मैंने कहा कि मैं वैन में बैठ जाता हूँ, बॉडी इसमें रखी गई थी। तो वो ड्राइवर ने कहा कि नहीं सर, इसमें आप नहीं बैठ सकते, आप अपनी गाड़ी में आइए। तो ये हुआ कि ये अस्थि विसर्जन जैसा कि होता है हरिद्वार में, गढ़गंगा में, मुक्तेश्वर जो है वहाँ पर, मुझे लगा, मैंने साले से कहा, मैंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हर दुख की एक निजता भी होती है, हर दुख की गरिमा भी होती है। मैं दुख की निजता और गरिमा को पब्लिक मंच पर नहीं लाना चाहता। सर मतलब शुरुआती जीवन गांव में ही बीता आपका, जब शादी की तो प्रेम विवाह था, जिस तरह के क्षेत्र से आप आते हैं वो उतना प्रगतिशील नहीं था, तो क्या पारिवारिक सहमति थी या विरोध था? गांव का मेरा पूरा जो जीवन है, 7 साल में मैं आया और 18 साल के आसपास में मैं दिल्ली आ गया। वो पीरियड बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल असहमति थी, क्योंकि उन समाजों में ये संभव नहीं था कि वो भी एक गैर जातीय विवाह आप करें। तो परिवार की कतई किसी भी स्तर पर सहमति नहीं थी। ये किस सन की बात होगी सर? ये 1994 है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए जब आप परिवार की सहमति की फिक्र करते हैं तो फिर आप अपना कोई निर्णय ले नहीं पाते। और निर्णय किसी भी स्तर पर जब आप निर्णय लेंगे तो निर्णय का अर्थ होता है कि आपको कुछ कीमत देनी पड़ेगी और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। निर्णय एक चुनाव है, और उस चुनाव की पृष्ठभूमि में अगर आप एक चीज़ चुनते हैं तो 100 चीज़ों को छोड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी।
उसके बाद सर संबंध रहा सामान्य पिता के साथ? सामान्य। पिताजी का वो देहांत हो गया था, माँ थी नहीं, लेकिन एक बेहद सामान्य औपचारिक किस्म का, क्योंकि मन फटा हुआ था, तो इसलिए वो पृष्ठभूमि जो है वो बहुत सुखद नहीं कही जा सकती, संतोषजनक नहीं कही जा सकती। तो क्या फिर एक बार आप दिल्ली आ गए तो आपका गांव भी चला गया? मैं बीच में गांव जाता हूँ, अभी 5 वर्ष हो गए हैं इस समय, और मेरी इच्छा थी कि एक बार अनविति और बसु को गांव ले जाएं, लेकिन उसमें एक परेशानी, 2 परेशानियाँ थी। एक परेशानी तो ये थी कि जो रेलवे स्टेशन है बिहिया से मेरा गांव 16 किलोमीटर है, सड़क थी नहीं, तो या तो आप बैलगाड़ी से आएंगे या पैदल आएंगे, और शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 2 ऐसे मेजर पॉइंट थे कि जिसमें ये संभव नहीं हो पाया। शौचालय बने हैं बहुत बाद में। अभी मैं गया तो शौचालय मैंने देखा तो मैंने कहा कि कबूतर पालने के लिए है या शौचालय है, क्योंकि जो सरकारी शौचालय जिस तरह के बने हैं, अगर आप ध्यान दें, तो ये थोड़ी दिक्कतें थी। अभी जब भी आप जाते थे अकेले ही जाते थे? हाँ, बहुत नहीं गया मैं, बमुश्किल 3 या 4 बार मैं गया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। सर थोड़ा सा रुख करते हैं आपके विद्यार्थियों की ओर। मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को बनाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन विद्यार्थियों की इतनी समृद्ध परंपरा किसी शिक्षक के पास हो, ये बहुत एक रेयर चीज़ है जो सामान्यतः नहीं होती। जब आपके विद्यार्थी अपने होने का पूरा श्रेय आपको दे देते हैं, चाहे उसमें पिछले दिनों बहुत चर्चित विकास द्विवेदी सर का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि साहित्य क्या है, ये मैंने समझा पहली बार आपसे पढ़ने के बाद। तो कैसा महसूस होता है और क्या लगता है कि मतलब विद्यार्थियों को कोई संदेश देना चाहिए, या क्या ऐसा कोई भाव आता है कि बहुत अतिरंजना में मुझे याद किया जा रहा है, या ये बात कहते हुए झिझक होती होगी कि उनके जो भाव हैं उन भावों के साथ ज्यादती ना हो जाए अगर मैं उनको ऐसा बोल दूँ, तो किस तरह की मनोदशा, अच्छा भी लगता होगा, झिझक भी होती होगी, और किस तरह की मनस्थिति होती है जब विद्यार्थी अपने होने का बहुत ज़्यादा श्रेय या पूरा श्रेय आपको दे देते हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के श्रेयों की मैं निर्मित हूँ। विद्यार्थियों ने जो श्रेय दिया, दरअसल उसी से मैं बना। मुझे कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि शिक्षक के रूप में मेरे सामने ईमान के स्तर पर नामोरी हैं, तो ये कहीं कोई मुगालता नहीं है। मैं नहीं जानता कि विद्यार्थियों ने इतना श्रेय क्यों दिया है, क्या व्यवस्था ने उनकी स्थिति घीसू और माधव की तरह कर दी है, जहाँ पर भुने हुए आलू उन्हें 56 भोग से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या वाकई शिक्षकों की जमात इतनी नीचे गिर गई है कि एक सामान्यतः समय पर क्लास में आने वाला और अपने को प्रतिबद्ध मानने वाला शिक्षक इतना बड़ा दिखाई पड़े? एक तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों ने इसके बावजूद अगर श्रेय दिया कि मैं न तो कोई अपॉइंटमेंट करा सकता हूँ, न मैं किसी तरह का लाभ पहुंचा सकता हूँ, तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जैसे विकास ने जो कहा मेरे बारे में, ये मैं विकास के निर्मित हूँ। दरअसल विकास को ऐसा लगा, आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन विद्यार्थियों के लगने में और मेरे होने में गैप है। मैं अपनी सीमा अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ कि
शिक्षक विद्यार्थियों के सामने, और आप लोग मैच्योर हैं, कोई PhD कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, अब आप टीनएजर से बाहर आ गए हैं, तो बहुत आदर्शवादी बातें और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, बहुत नीतिगत बातें कहने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि विद्यार्थी अगर एक शिक्षक को पसंद करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बहुत विद्वान है, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए भी नहीं कि वो बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, और नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या शिक्षक होना केवल अवसर के खूंटे से बंधे होना है? जैसे इस खूंटे से आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आप UPSC के मेंबर बन जाएंगे, वैसे ही आप राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। मैं क्लास में कई बार कहता हूँ कि उल्टी गंगा बहा रखी है लोगों ने कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इसलिए है क्योंकि राधा कृष्णन का जन्म दिवस है। अगर एक राष्ट्रपति पद छोड़कर शिक्षक बनता तब तो उसमें गरिमा थी। एक शिक्षक अगर राष्ट्रपति बनता है तो मुझे लगता है कि शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है। न जाने लोग हमारे लिए कौन है जो इतिहास में अमर होता है। कालिदास 600 साल में झूल रहे हैं। इस देश का जो सबसे प्रतापशाली राजा है विक्रमादित्य, इतिहास कहता है कि वो हुआ ही नहीं। किसका अमृत? मुझे लगता है कि विद्यार्थी इस पर जरूर गौर करते होंगे कि ये जो हमारा शिक्षक है, इसके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं है सिवाय एक शिक्षक होने के। और विद्यार्थियों में स्वीकृति का कारण कतई मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि वो भरोसा है। ये भरोसा है कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तो मैं मिल सकता हूँ, हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बात कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई राशनिंग नहीं है कि राशन कर दिया कि ठीक है 5 मिनट मिल लिया ना, अब जाइए। बहुत सारे PhD के विद्यार्थी आते हैं मेरे, वो पूरी लंबी बातचीत करते हैं। ना तो मुझे लगता है कि मैं कोई उपकार कर रहा हूँ, न उन्हें लगता है कि मैं कोई उपकार ले रहा हूँ। यह जो संबंधों की एक भूमि है, शायद वही जगह है जहाँ पर विद्यार्थी मुझे देखते हैं कि मतलब ठीक है, ये शिक्षक ठीक है। ज्ञान वगैरह की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं। जब आपसे बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री के, अलग अलग कॉलेजों के, हिंदू कॉलेज के, DU छोड़िए BHU के, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलग अलग पूरे देश भर से आपसे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि सर सिर्फ आपको देखना चाहते थे। तब कैसे, क्या लगता है कि ये किस तरह का भाव है कि मुझे देखने के लिए भी इतनी दूर से आया है? मैं मजाक में कहा करता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों द्वारा फैलाए गए अफवाहों के शिकार हुए हैं। क्योंकि ये सारी बातें जैसे BHU है या अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है, तो उन विद्यार्थियों ने मुझे देखा नहीं है, मेरे विद्यार्थियों के नरेशन से मुझे देखा है। तो इसलिए मुझे उसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो एक बार कॉरिडोर में 2-3 लड़के आए कि सर, वो खड़े थे, मैंने पूछा किससे मिलना है, तो नहीं सर आपको देखने आए थे। सर उस तरह से वो प्रसंग सुनाइए ना जैसे आपने मुझे बताया था। हाँ, कि एक हिमालय नुमा लड़का खड़ा हुआ था 8 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा, हाँ। और वो जब झुका तो मुझे लगा कि पर्वत गिर रहा है मेरे पाँव में, और मैं डर से पीछे हट गया। हाँ, ऐसा हुआ है कई बार। मतलब वो मैं कह रहा हूँ कि तो मैंने पूछा कि देख लिया, तो फिर मैं स्टाफ रूम में लाया, चाय वाय पिलाया, थोड़ी बातचीत की मैंने। इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम लोगों का कारनामा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन सर ये मसला महज विद्यार्थियों तक का थोड़ी ना है। मुझे ध्यान है कि उस इंटरव्यू में सौरभ द्विवेदी ने कहा कि वो लेजेंडरी शिक्षक है। सौरभ द्विवेदी तो बच्चे नहीं है कि उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। सौरभ द्विवेदी से पता करो कि किस आधार पर उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं। आप परिचित हैं उनसे? नहीं।
मतलब आप कभी सीधे नहीं मिले नहीं आमने सामने? नहीं कभी वैसे बात हुई नहीं हो? ना। तो अपरिचय के बावजूद इतना सम्मान? अब वो जाने, मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने किस आधार पर क्यों कहा होगा। सर रिटायरमेंट आने ही वाली है, कुछ ही समय बचा है, उसके बाद की कोई योजना, कुछ करने का मन? आप लोगों में से अगर कोई मेरी मदद कर सके तो जरूर इस पर सोचे। मेरा मन ये है कि मध्य हिमालय या निम्न हिमालय में मैं एक आश्रम बनाऊं। थोड़ी सी जमीन, बड़ा आश्रम नहीं, वो आसाराम बापू वाला नहीं है। माने एक छोटी सी व्यवस्था जिसमें कुछ फूल लगाए जा सके, जिसमें प्रकृति हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत, और कुछ बेंच की कुर्सियां हों, और सूर्योदय से पहले भोर के बेहद हल्के और मासूम आलोक में मैं कोई अपनी किताब लेकर पढ़ता हुआ पाया जाए। ये मेरा सपना है कि पहाड़ हो और जब मन करे आप टहलने के लिए निकल जाएं, प्रकृति का सानिध्य हो। क्योंकि दिल्ली में मेरे 45 वर्ष हो चुके होंगे, तो दिल्ली में अब रहने का तो कोई इरादा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, कोई अर्थ भी नहीं। तो अगर आप लोगों का कोई कनेक्शन हो ऐसी जगह से, हालांकि मैंने अभी तय नहीं किया है कि वो एरिया कौन सा होगा, लेकिन ये तय है कि हिमाचल नहीं होगा, वो उत्तराखंड होगा, और अपर हिमालय नहीं होगा। अपर हिमालय जैसे कौसानी तक को मैं मिडिल मान लेता हूँ, लेकिन जैसे मुक्तेश्वर भी मिडिल ही है, लेकिन मुक्तेश्वर ज़्यादा ठंडा है। और जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, जबकि ज़्यादा बीमार पड़ रहा हूँ। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब डॉक्टर वगैरह से, और कुछ अगर तबीयत खराब हो जाए तो एक्सेसिबल, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद वो किताब आग और पानी, विमर्श शुक्लबली रूप प्रकाशन से आई है। तो उसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा कि एक योजना आप बनाते हैं और उसके समानांतर एक योजना जिंदगी बनाती है। जिंदगी वाली योजना ही चलती है, आपकी नहीं चलती। तो सोचता तो हूँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ सर, हम भी देखेंगे कि क्या होगा, पर उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, और कुछ ऐसा होगा कि आप पर ये हक और आपका ये समय हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे नहीं पता कि साइकिल की पहियों पर हवाई जहाज़ की उड़ान भरी जा सकी या नहीं, पर एक सौभाग्य था कि ये बात मुझे करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।